हेलो, नमस्ते सभी को। आज का ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, उसका टाइटल है टेंस सीखने के बाद। हम बच्चों को टेंस सिखा देते हैं, बच्चे टेंस सीख जाते हैं। स्कूलों में भी टेंसेस की प्रैक्टिस कराई जाती है, कोचिंग्स में भी टेंस बच्चों को सिखा देते हैं। बट टेंस अच्छे से सीख गए बच्चे, तो लर्नर्स टेंस सीखने के बाद इसके बाद अब क्या प्रोसेस होती है, उस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। मैं यहाँ बताऊँगा भी कि टेंस सीखने के बाद अगला स्टेप क्या है आपका। इंग्लिश सीखने के लिए टेंसेस का नॉलेज और टेंसेस की प्रैक्टिस बहुत ही मायने रखती है। और टेंसेस से हम ट्रांसलेशन करना सीख जाते हैं, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश। लेकिन वो स्टेप्स जो टेंस के बाद हमें फॉलो करने हैं, उनको आपको बहुत सीखना है। तो मैं बता रहा हूँ कि बच्चों को टेंस सिखा दिया, उसके बाद जो पहला स्टेप आपको फॉलो करना है वो क्या है, टेंस का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज। प्रैक्टिकल लाइफ में यूज। प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या है, कहां पर ये प्रैक्टिकल यूज इसका किया जाता है टेंसेस का, इस पे आप फोकस करना है। जैसे कि हम जो डेली यूज में या हमारा जो डेली रूटीन होता है सुबह से लेके शाम तक, इसमें हम टेंसेस का यूज कर सकते हैं। वो प्रेजेंट में ही सारी चीज है। जब हम होश में हैं, हमें कोई बात करनी है, तो ये टेंस का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है। हम जो बोलते हैं, कहते हैं, वही तो सब टेंस है। तो वहां पर कौन सा टेंस यूज हो रहा है हमारी लैंग्वेज में, या हम कोई चीज बोलते हैं तो कोई टेंस तो उसमें होता है। तो वहां बच्चों को ये नोटिस कराओ, ये जो चीज है, देखिए आप सुबह ये वाली बात बोलते हैं तो ये इस टेंस का होता है। और पिछली कोई बात बोली जाएगी तो वो उस पास्ट टेंस में होती है। आगे आने वाली कोई बात कहनी है तो वो फ्यूचर टेंस में होगी। कोई चीज अभी अभी अपन ने किया है काम, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। आपका पास्ट में कोई चीज लगातार जारी थी तो वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस होगा। अभी कुछ चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कौन सा टेंस यूज होता है, उनको वक्त वक्त पर टाइम टू टाइम उस चीज से रूबरू कराना चाहिए। तो उन्हें वो टेंस, मतलब क्या हुआ, टेंस का रिवीजन, और टेंस एक प्रैक्टिकली हमारे माइंड में उसका पूरा फिगर सामने रहेगा कि ये जो बोल रहे हैं यहाँ ये टेंस है। तो बच्चा प्रैक्टिकली उस चीज को माइंड रखेगा। हम रटा देते हैं बच्चों को, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, या रहा है, रही है, रहे है, या गा 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 गी गे, या सकता है, सकती है, इस तरह से। बट उनको इन सेंटेंस से रूबरू कराओ। कहीं भी आप क्लास में हैं, स्कूल में बच्चे आपके साथ हैं, तो वहाँ बच्चों को बताइए। क्लास में आप हैं तो क्लास में आप कुछ टेंस पढ़ा रहे हैं, तो उनको प्रैक्टिकली उन सेंटेंसेस से रूबरू कराइए, पहला। दूसरी चीज, बच्चों के लिए छोटी छोटी स्टोरीज उनको हिंदी में आप सुनाइए। अब फिर उनसे कहिए कि ये जो मैं कहानी, एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी आपको मैंने सुनाई, ये स्टोरी क्या होती है, स्टोरी। ये स्टोरीज जो होती हैं, स्टोरीज को पढ़ने की आदत, स्टोरीज को पढ़ने की आदत बच्चों के अंदर डलवाइए। और वहां उनको कहिए कि जितनी सारी स्टोरीज हैं उसमें पास्ट टेंस आता है। कौन सा टेंस का यूज होता है स्टोरीज में? पास्ट टेंस।
और कहीं कहीं किसी के डायलॉग्स जब होते हैं स्टोरीज में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो वो कोई सा भी टेंस हो सकता है, क्योंकि वो क्या है, किसी ने कहा है उस समय जब वो काम हो रहा था, उस समय किसी ने कुछ बोला किसी से, तो वो इन्वर्टेड कॉमास में एज इट इज लिखा जाता है, तो वो कोई भी टेंस हो सकता है। अगर उस समय वो प्रेजेंट में बोला होगा तो उसका प्रेजेंट टेंस होगा। यदि वो उस समय उसको कोई भविष्य की बात बता रहा होगा किसी को, तो उस समय उसका टेंस फ्यूचर होगा। यदि उस समय कोई चीज उसके एंड उसी समय अगर कोई कंप्लीट हुआ हो कोई काम, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो यहाँ कोई सा भी टेंस हो सकता है। वैसे पूरे स्टोरीज में क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। और वहाँ स्टोरीज को पढ़वाइए, पढ़वाते समय उस चीज को बताएंगे, देखिए इसमें पास्ट टेंस यूज हो रहा है। थर्ड, आपका बुक रीडिंग। बुक रीडिंग, बच्चों को बुक रीडिंग, कोई सा भी लेसन, बुक रीडिंग मीन्स लेसन, लेसन या पोएम, इन चीजों को आप पढ़ने के लिए कहें। लेसन आप टीच कर रहे हैं क्लासरूम में, वहां बीच बीच में बच्चों को टेंस का बताइए कि देखिए इसमें ये वाली चीज यूज हो रही है, इसमें ये वाला टेंस यूज हो रहा है, प्रेजेंट टेंस हो रहा है, पास्ट टेंस यूज हो रहा है, फ्यूचर टेंस यूज हो रहा है। ये मैं बात हायर सेकेंडरी क्लासेस की भी हो सकती है। आप जूनियर क्लासेस को टीच कर रहे हैं, जैसे कि प्राइमरी लेवल में है और मिडिल स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं, वहाँ ये चीज बहुत मायने रखती है, क्योंकि वो स्टेज जो होती है वो लर्निंग की बहुत पीक पॉइंट होता है। वहाँ बच्चों को आप इस तरह से यदि टीच करेंगे तो वो प्रैक्टिकली टेंस को, जो एप्लीकेशन टेंस का है, इम्प्लीमेंटेशन टेंस का है, उसको अच्छे से जान जाएंगे कि कहाँ कहाँ किस तरह से। तो बुक रीडिंग करा रहे हैं, कोई लेसन टीच कर रहे हैं, तो वहाँ पर किस तरह से कौन सी टेंस का यूज हो रहा है, ये बच्चों को बीच बीच में उनसे रिलेट करो, टेंस से उस लेसन को रिलेट करिएगा। फोर्थ, आपको यहाँ फोर्थ में क्या है कि जब आप कोई चीज पढ़ा रहे हैं टेंस वाली चीज, तो वहां आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन बच्चों से ही कराना। देखिए बच्चे धीरे धीरे कोई चीज पढ़ते हैं तो उनको इस चीज की हैबिट डलवाना चाहिए कि हम ये जो पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके उसका क्या करिए, ट्रांसलेशन करिए। आप कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, हल्का हल्का वर्ड्स के मीनिंग के हिसाब से उसको, फिर उसमें आप ये देखिए कि कौन सी वर्ब यूज हो रही है, उसका टेंस कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का जो यूज हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है, और उसकी पहचान बताइए कि ये देखिए हमने ये पढ़ा था कि इसमें ऐसा टेंस, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें ये मेन वर्ब है, दोनों का एक दूसरे से क्या है रिलेशन, किस टेंस को बता रहा है, ये भी बच्चों को बीच बीच में बताना है। ट्रांसलेशन बच्चों से ही कराइए, टूटा फूटा जैसा भी है। क्लास रूम में जो रीडिंग होती है, टीचिंग होती है, बच्चों को भले ही थोड़ा पढ़ाएं आप, लेकिन प्रैक्टिकली उस चीज़ को इंटरेस्टिंग में आना चाहिए, इंटरेस्टिंग तरीके से, तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे। अब मैं जैसे कि बच्चों को टेंस के बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए, तो उसमें बच्चों के वोकैबुलरी, वोकैबुलरी आपका इसे कहते हैं ग्लॉसरी या टर्मिनोलॉजी, ये शब्द भंडार, शब्द भंडार। टेंस सीखने के बाद बच्चों को बहुत अधिक मीनिंग्स, बच्चों के पास क्या होना चाहिए, शब्द भंडार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शब्द भंडार नहीं होगा
हमारे पास मीनिंग्स नहीं होंगी, हमारे पास वर्ड्स नहीं होंगे, तो हम 12 टेंस सीखने के बाद भी क्या है, अपने आप में प्रॉब्लम फील करेंगे। कहीं भी ट्रांसलेशन वाली बात आती है, कुछ भी बोलना है, तो वहाँ क्या होता है, बच्चों के पास मीनिंग्स नहीं होते हैं, तो बच्चे फिर वहाँ उस चीज़ को ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं। तो क्या होना चाहिए, बच्चों को वर्ड्स मीनिंग्स सीखना चाहिए बहुत अधिक। पर डे प्रैक्टिकली जो भी लेसन पढ़ रहे हैं उसकी बहुत सारे शब्द, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स वहाँ पर होना चाहिए। जो भी शब्द आ रहे हैं उनको लर्न कराना है। लर्न कराते समय उन्हें ये भी बताना है कि ये शब्द जो यूज हो रहा है वो वर्ब है कि नाउन है कि प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है ये। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो होते हैं वर्ड्स, उनको आपको रिलेट करना है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, किस तरह से वो शब्द यूज हो रहा है उसको बीच बीच में बच्चों को छोटे छोटे स्तर से सीखते जाना चाहिए, जिससे क्या है कि वो फिर ट्रांसलेशन या कोई पैसेज का अर्थ या कोई क्वेश्चन का अर्थ आसानी से लगा सकता है टेंस की हेल्प लेकर के, ठीक है ना। तो वोकैबुलरी अब आगे देखिए, इसमें धीरे धीरे क्या होना चाहिए आगे बच्चों की प्रोसेस, उसमें क्या है आपका फ्रेजेस, PHRASES, फ्रेज माने कंपाउंड वर्ड्स। क्या है, कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं, कोई प्रीपोजिशन लेकर के कोई वर्ड बना है, कोई दो या दो से अधिक शब्दों से मेल करके कोई वर्ड बना है। बच्चों को बस वहाँ ये चीज सीखना बहुत कंपल्सरी है कि हमने लिखा जैसे कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, मान लीजिए मैंने ये कुछ लिख दिया। अब बच्चों को यदि ये तरीका सिखाएंगे कि सेलिंग माने बेच रहा रहे, तो वहां बच्चा इस चीज का मतलब नहीं समझ पाएगा। आपको ये बताना है कि ये सेलिंग प्राइस पूरे का मीनिंग बताइए। वैसे आप हायर सेकेंडरी क्लासेस में जो होता है वो क्या है, वहाँ पार्टिसिपल, जीरंड, इन्फिनिटिव है ना, वो चीज सीखने के बाद इसका क्लियर आता जाएगा। लेकिन यहाँ आपको ये बताना है कि सेलिंग प्राइस माने क्या होता है। सेलिंग माने होता है बेचना, सेल से बना है, तो ये इसका पूरा मीनिंग आप लिखिए उन्हें, विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस माने विक्रय मूल्य। तो इस तरह से कुछ भी कंपाउंड वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे मान के चलो ये लिखा है डे आफ्टर डे, क्या लिखा है ये, डे आफ्टर डे। तो ये डे आफ्टर डे लिखा हुआ है, तो ये पूरा ये इसका मीनिंग क्या है, बच्चों को इसका पूरे का मीनिंग आप लिखाएं। क्योंकि हम बुक रीडिंग करा देते हैं, एक साइड से बच्चे को खड़ा किया, चलो पढ़ने लगो, बच्चा खड़ा हुआ, किताब लिया, एक पैसेज पढ़ दिया पूरा, चलो अब तुम पढ़ो, ऐसे करके उनको पढ़ाते रहते, इससे कोई फायदा नहीं होता। फायदा कहाँ होगा, बच्चों से आपने पढ़ाया, फिर उसी पैसेज को आप पढ़ें। एक बार आप मॉडल रीडिंग कर दीजिए, बच्चे अटके ना कहीं, बच्चों से पढ़ाया, दो एक बच्चों से पढ़वाने के बाद फिर क्या होना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि इसमें देखिए ये टुकड़े जो आए हैं इनकी मीनिंग किस हिसाब से यूज हुए हैं, इनका क्या अर्थ है। डे आफ्टर डे माने दिन के बाद दिन, अर्थात दिन और दिन, डे आफ्टर डे, डे बाई डे, ठीक है ना। इस तरह से जो यूज होते हैं फ्रेज के रूप में यूज, कंपाउंड वर्ड्स के रूप में यूज हो सकता है, तो उनको बच्चों को हमें सिखाना है, बच्चों को भी सीखना है। यही टेंस के बाद की आगे प्रोसेस होती है। आपने ये सीखा, जैसे मैं आपको अभी और आगे थोड़ा सा बता रहा हूं कि किस तरह से बच्चों के लिए आप छोटे स्तर से बच्चे कैसे इंग्लिश सीखेंगे। मैं एक यहाँ पर थोड़ा सा कुछ एक स्टोरी है या कोई भी चीज में लिखा हूँ, तो आगे देखिए क्या है कि
कोई भी चीज है, कोई भी लेसन, पैसेज या कोई पैराग्राफ, उसमें ये चीजें देखना चाहिए कि यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात कोई है, साइंटिफिक कोई फैक्ट है, कोई फिनोमेना है, तो ये चीजें सब क्या होती है, प्रेजेंट की होती है। कोई इवेंट, कोई पास्ट में कोई है इवेंट, तो पास्ट टेंस में चली जाएगी। कोई प्लान हमारा है कुछ करने का आगे, तो वो फ्यूचर का हो जाता है। इस तरह से ये सारी चीजें हमें अपनी स्टडी बच्चों को कराते समय ध्यान रखना है। जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं वो इस चीज पे गौर करें। टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूलों में, तो वहाँ वो भी इस चीज को ध्यान करें। कठिनाई कुछ नहीं है, बच्चों को प्राइमरी मिडिल सेक्शन में, मिडिल स्टैंडर्ड में यदि हमने थोड़ा इस तरह का बच्चों को इम्प्लीमेंटेशन करके पढ़ाया सिखाया, तो मैं समझता हूँ कि बच्चे अच्छे सीख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ एक टैक्सी ड्राइवर टेक्स, मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ ये देखिए मैंने एक पैसेज था, उस पैसेज की कुछ लाइनें यहाँ पर कोट की हैं और मैं ये आपको रियलाइज कराना चाहता हूँ कि देखिए कहीं भी कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं या आप स्टडी कर रहे हैं पैसेज के रूप में, स्टोरी के रूप में, कहीं लेसन में कहीं भी आता है, तो वहां आपने ये चीज फॉलो करनी है कि ये देखिए ये जो पैसेज शुरू हुआ है, ये पूरे पैसेज की स्टार्टिंग ही कैसी है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ को जो मतलब क्या है, नेचुरल है, किसी चीज का कोई इंफॉर्मेशन यहाँ दिया है तो उसको देख रहे हैं। ए टैक्सी ड्राइवर टेक्स अस वेयर वी वांट टू गो, ये यहाँ तक ये सेंटेंस आपका है, ये एक सेंटेंस, ये सेंटेंस थोड़ा लंबा सेंटेंस है लेकिन हमें बच्चों को इसकी टेंस की पकड़ करनी है। ये टेंस हमें क्या, कौन सा टेंस है देखिए, यहां से ये पता चला टेक्स, ये टेक्स जो वर्ब है एस फॉर्म में यहाँ पर वर्ब दी हुई है। आगे जो सेंटेंस हुआ है देखिए स्टार्ट इसी में एक और सेंटेंस लगा हुआ है करेक्टिव से जुड़ा हुआ है, वी वांट टू गो, ये देखिए इतना ये एक टुकड़ा ये भी सेंटेंस, क्यों, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये कनेक्टिव हो गया है। इसके बाद फिर सब्जेक्ट वर्ब, ये आपका इंफिनिटिव वर्ब है। तो यहाँ आपको बच्चों को पढ़ाते समय यही बताना है कि बच्चों ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर, क्योंकि SES फॉर्म जब लग जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और यहाँ ये देखिए वी वांट, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और ये आपका वी फर्स्ट है। जब अफर्मेटिव सेंटेंस में वी फर्स्ट आ जाती है, SES आ जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है।
तो ये इस तरह से बच्चों से फिर अर्थ करवाना। ये टैक्सी ड्राइवर, एक टैक्सी चलाने वाला, टैक्स ले जाता है, अस हमें, वेयर बीच में आ जाता है तो जहां, वी जहां हम, वांट चाहते हैं, टू गो जा। तो अब अर्थ इसका लग जाएगा, एक टैक्सी चलाने वाला हमें वहां ले जाता है जहां हम जाना चाहते हैं। बच्चों को टूटा फूटा आने लगेगा तो वो बना लेंगे। इसके बाद देखिए, वी पे हिम, वी माने हम, पे फर्स्ट पर लगा हुआ है, वी पे हिम, हम उसे चुकाते हैं। पे माने होता है कोई चीज चुकाना, हम उसे चुकाते हैं मनी, धन, टू गो जाने के लिए, इन हिज कार, उसकी कार में। तो हम उसे पैसे चुकाते हैं उसकी कार में जाने के लिए। इट इज द मोस्ट, अब ये इज आ गया है, ये जब मेन वर्ब नहीं होती है तो वहां पर इज एम आर होता है तो प्रेजेंट पीरियड टेंस हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, इट इज द मोस्ट, यह है, द मोस्ट माने सबसे, कॉमन आम, आम ना, यह सबसे आम, मीन्स माने साधन, ऑफ माने का, ट्रांसपोर्ट माने यातायात, जो अपन आवागमन। तो ये आवागमन का सबसे कैसा है, कॉमन आम साधन है। इन इस सिटी, एक शहर में, और माने अथवा, एक टाउन में, कस्बे में, शहर अथवा किसी कस्बे में, ये क्या है, एक आम साधन है आने जाने का, ट्रांसपोर्ट करने का, ले जाने का कोई सामान। तो इस तरह से बच्चों को यदि हमने वर्ड्स के यूज को समझाते हुए टेंस का इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल उसका यूज समझाते हुए यदि हम कुछ पढ़ाएंगे टेंस के बाद, टेंस सीखने के बाद यदि हम इस तरीके से बच्चों को सिखाएंगे तो फिर समझ लीजिए बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं। और टीचर से आप सीख के आ रहे हो, कोचिंग से, क्लासेस से, कहीं से भी, और उसके बाद फिर आप कुछ पढ़ रहे हो, ऐसे ही उसको टूटा फूटा टेंस समझ समझ के, अर्थ लगा लगा के उसको पढ़िए, आपको इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी, भाषा बहुत अच्छे से सीख सकते हो। मैं समझता हूँ ये जो मैंने ट्रिक्स बताई है टेंस सीखने के बाद क्या करना है, मैं समझता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।